एक ऐसा लड़का जो बचपन में ही अनाथ हो गया, जिसके माँ बाप 12 साल की उम्र में ही दुनिया छोड़कर चले गए, जिसका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। आगे चलकर यही लड़का रिस्ट वॉच की एक ऐसी कंपनी बनाता है जिसकी वॉच अमीरों की पहली पसंद बन जाती है, जिसे खरीदने के लिए दुबई के अमीर शेखों को भी कई महीने तक का इंतजार करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं रोलेक्स के फाउंडर हाइंस विल्सडॉर्फ की, जिन्होंने पूरे वॉच मार्केट को ही बदल कर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1881 से, जब जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में हाइंस का जन्म होता है। जब इनकी उम्र मात्र 12 साल की होती है, तभी इनके माँ बाप दोनों की मृत्यु हो जाती है। हाइंस और इनके भाई बहन को संभालने की पूरी जिम्मेदारी इनके चाचा के ऊपर आ जाती है। हालांकि इनके चाचा इनकी पढ़ाई लिखाई में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। इनके चाचा ने हाइंस के पिता के हिस्से की जमीन को बेचकर इनको अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाया। माँ बाप दोनों के गुजर जाने के कारण इनका बचपन काफी कठिनाई में बीता। हाइंस अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद स्विट्जरलैंड चले गए। वहां पर एक मोती के व्यापारी के पास काम करने लगते हैं। इसके बाद हाइंस को अपने एक मित्र की मदद से कोनो कार्टिन नाम के एक घड़ी बनाने वाली कंपनी में काम करने का मौका मिलता है, जो उस समय घड़ी बनाने की बहुत ही फेमस कंपनी थी। वहां पर हाइंस को घड़ी की एक्यूरेसी चेक करने और घड़ी को पैकिंग करने का काम मिलता है। इस काम को करते हुए हाइंस घड़ी की बारीकियों को सीखने लगे। यहाँ काम करते हुए इन्हें अभी 2 ही साल हुआ था कि तभी आर्मी में सर्विस देने के लिए हाइंस को जर्मनी जाना पड़ता है। आर्मी की सर्विस पूरी होने के बाद हाइंस एक बार फिर नई नौकरी की तलाश में लंदन चले जाते हैं। लंदन में भी हाइंस को एक वॉच कंपनी में काम मिलता है। यहाँ पर हाइंस को सेल्स का काम दिया जाता है। हाइंस ने अपनी मेहनत और हुनर के दम पर मात्र 2 साल में ही कंपनी के सेल्स को कई गुना बढ़ा दिया। लेकिन हाइंस के दिमाग में एक और चीज चल रही थी, वह थी खुद की कंपनी शुरू करना। फिर ईयर 1905 में अल्फ्रेड जेम्स डेविस के साथ मिलकर विल्सडोर एंड डेविस के नाम से एक कंपनी खोली। पहले के शुरुआती दिनों में वॉच के पार्ट को इंपोर्ट करके इंग्लैंड में केवल असेंबल करते थे। बिजनेस काफी तेजी से आगे बढ़ा और मार्केट में धीरे धीरे इनकी पहचान बन गई। उस समय सभी लोग समय देखने के लिए केवल पॉकेट वॉच का ही उपयोग करते थे, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी अच्छी थी। वहीं रिस्ट वॉच को केवल महिलाएं यूज करती थी, वो भी केवल ज्वेलरी के लिए, क्योंकि इसका एक्यूरेसी बहुत ही खराब था। इसमें टाइम कभी ज्यादा तो कभी कम दिखाने लगता था। हाइंस को पॉकेट वॉच का उपयोग करना सही नहीं लग रहा था, क्योंकि वो साइज में बहुत बड़े थे और टाइम देखने के लिए बार बार पॉकेट से निकालना पड़ता था। फिर हाइंस ने सोचा क्यों न रिस्ट वॉच को बेहतर क्वालिटी और बेहतर एक्यूरेसी के साथ बनाया जाए। इसके लिए हाइंस कई सालों तक यूरोप के अलग अलग शहरों में घूमते रहे और रिस्ट वॉच बनाने वाली सभी छोटी बड़ी कंपनियों से जानकारी लेते रहे। इन्हीं जानकारियों के आधार पर हाइंस अपनी पहली रिस्ट वॉच को निकालते हैं। इसमें धीरे धीरे क्वालिटी और एक्यूरेसी में सुधार करते हैं। ईयर 1908 तक इनके वॉच को काफी लोग पसंद करने लगे और इनकी कंपनी इंग्लैंड के टॉप वॉच कंपनियों में से एक बन जाती है। लेकिन हाइंस कंपनी के नाम को लेकर काफी परेशान थे। वो सोच रहे थे कि कंपनी का नाम 5 अक्षर का हो, जो डायल पर फिट बैठ जाए और देखने में भी अच्छा लगे। इसके लिए हाइंस ने 100 से ज्यादा नामों को रिजेक्ट कर दिया जो उन्हें सुझाया गया था। एक दिन वो कहीं जा रहे थे और अचानक उन्हें एक नाम सूझा, जो था रोलेक्स, और हाइंस ने कंपनी का नाम बदलकर रोलेक्स रख दिया, जिसे 1908 में रजिस्टर भी करा लिया गया। सब कुछ सही चल रहा था, तभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। सभी तरह के बिजनेस पर इसका बुरा असर पड़ता है, जिसके कारण कुछ वॉच बनाने कंपनी बंद भी हो जाती हैं। लेकिन रोलेक्स को इससे फायदा हुआ, क्योंकि रोलेक्स की घड़ी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी और बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ आती थी। इसलिए वार के दौरान सिपाहियों और अधिकारियों को भी रोलेक्स के वॉच ही दिया जाने लगा। इस टाइम पर रोलेक्स के सेल कई गुना तक बढ़ गया। उसके बाद रोलेक्स को स्विट्जरलैंड से मिली फर्स्ट रिस्ट वॉच क्रोनोमीटर की रेटिंग और लंदन के ऑब्जर्वेटरी से मिली ये क्लास सर्टिफिकेट ने इसे और भी फेमस कर दिया। लेकिन इसी समय रोलेक्स को एक और बहुत बड़ा झटका लगता है। ईयर 1914 में इंग्लैंड की सरकार ने एक्सपोर्ट होने वाले सभी प्रोडक्ट पर 33% का एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देती है। ये हाइंस और उनके रोलेक्स के लिए बहुत चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि रोलेक्स का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा बिजनेस एक्सपोर्ट पर ही निर्भर था। इसलिए हाइंस ने अपना हेडक्वार्टर लंदन से बदलकर स्विट्जरलैंड में खोला। फिर आगे चलकर 1919 में जिनेवा में अपना नया हेडक्वार्टर खोला, जो कि आज तक यही है। ईयर 1926 में
रोलेक्स एक घड़ी लॉन्च करता है जो पूरे वॉच इंडस्ट्री को बदल कर रख देता है, जिसका नाम था द ओएस्टर। यह दुनिया का पहला वाटरप्रूफ रिस्ट वॉच था। हाइंस को पता था कि यह बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, लोग इसे बहुत पसंद करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए इसे सही मार्केटिंग की जरूरत थी। इसलिए हाइंस सही समय का इंतजार करने लगे। 1927 में उन्हें पता चला कि एक लेडी 20.5 माइल्स इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने का दावा करती है। लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। हजारों लोगों के बीच में इस लेडी को यह करतब दिखाने का मौका दिया गया। इस समय हाइंस के दिमाग में मार्केटिंग का एक आइडिया आया। हाइंस ने सोचा यह सही मौका है अपनी घड़ी का प्रचार करने का। उन्होंने उस लेडी को अपना घड़ी पहना दिया। वह लेडी 10 घंटे लगातार तैरती रही और लगभग 80% चैनल को पार कर गई थी, लेकिन पानी में अधिक ठंड होने के कारण उसका शरीर लगभग फ्रीज हो गया था, इसलिए उसे बाहर निकाल लिया गया। वह लेडी चैनल तो नहीं पार कर पाई, लेकिन हाइंस का काम जरूर पूरा हो गया। रोलेक्स का ओएस्टर वॉच एकदम सही से काम करता हुआ सबके सामने था। लोग इस घटना से रोलेक्स के प्रति और भी आकर्षित हुए। उसके बाद हाइंस ने लंदन के न्यूज़पेपर डेली मेल में इस इवेंट का जम के प्रचार किया, जिसकी वजह से रोलेक्स अब पूरी दुनिया में फेमस हो गया। इसके अलावा रोलेक्स का प्रचार करने के लिए सारे डीलर्स की दुकान पर रोलेक्स को फिश वॉल में जिंदा मछलियों के बीच में रखा गया। अच्छी मार्केटिंग के साथ साथ रोलेक्स नए नए मॉडल, नए नए फीचर्स पे भी बहुत काम किया, जिसकी वजह से रोलेक्स पूरी दुनिया में काफी नाम कमाया। ईयर 1944 में हाइंस की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अपनी पत्नी की याद में हाइंस ने हाइंस बिल्सडॉर्फ फाउंडेशन की स्थापना करते हैं, जो कि एक प्राइवेट चैरिटी ट्रस्ट होती है। रोलेक्स दिन प्रतिदिन नई ऊंचाई छू रहा था और साथ में अपने आप को और भी बेहतर बना रहा था। ईयर 1945 में रोलेक्स में डेट का फीचर्स लॉन्च किया गया, जिसमें डायल पर डेट भी देखने को मिलता है, और इसके कुछ ही साल के बाद डेट के साथ साथ डे को भी लॉन्च किया गया, जिससे घड़ी के डायल पर टाइम, डेट और डे को एक साथ देख सकते हैं। ईयर 1953 में जब एडमंड हिलेरी ने पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किए थे, तो उनके हाथ में भी रोलेक्स वॉच थी। इतने हाई एल्टीट्यूड होने के बावजूद भी इस घड़ी में एक सेकंड का भी अंतर नहीं आया था। ईयर 1960 में रोलेक्स को पनडुब्बी की मदद से समुद्र के अंदर 100 फीट की गहराई में भेजा गया। समुद्र के इतनी गहराई में पानी का काफी प्रेशर पड़ रहा था, इसके बावजूद भी रोलेक्स बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था। चाहे पहाड़ों की हाई एल्टीट्यूड हो या समुद्र की गहराई में हाई प्रेशर, रोलेक्स हर जगह बिल्कुल सटीक काम कर रहा था। इसी खासियत की वजह से इसकी डिमांड दिन प्रतिदिन और भी बढ़ती गई। ईयर 1960 में हाइंस की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अपने मृत्यु से पहले ही हाइंस रोलेक्स के 100% ओनरशिप को चैरिटी को ट्रांसफर कर देते हैं। यह चैरिटी आज भी रोलेक्स को कंट्रोल करती है। इनकी मृत्यु के बाद भी रोलेक्स के पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आती है। ये थी एक ऐसे अनाथ बच्चे की कहानी जिसने अपनी मेहनत और कुछ कर दिखाने के जज्बे से पूरे वॉच इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।